एक रिटायर्ड पुलिस वाले की बेटी अचानक से ही गायब हो जाती है। इसीलिए वो रिटायर्ड पुलिस वाला थाने जाता है, अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है और वहां से रिपोर्ट लिखा के अपने घर चला आता है। और उसके बाद दोबारा से कभी भी थाने नहीं जाता ये पूछने के लिए कि उसकी बेटी किसी को मिली या नहीं मिली, उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद एक लड़का कोर्ट में एक याचिका दायर करता है। उसमें वो कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और वो लड़की गायब है। इसके बाद कोर्ट थाने वाले पुलिस वालों से बोलती है कि इस लड़की को भी कैसे ना कैसे करके ढूंढ के लाओ। अब जो पुलिस वाले हैं, थाने वाले, वो उस लड़की को ढूंढने की तलाश करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद वो लड़की को ढूंढ भी लाते हैं। लेकिन दोस्तों, वो लड़की जिंदा नहीं होती, उसका सिर्फ कंकाल ही मिलता है। अब दोस्तों, आखिर हुआ क्या था इस लड़की के साथ कि ये अचानक से गायब हो गई और कोर्ट ने जब पुलिस वालों के ऊपर दबाव डाला तब जाके ये लड़की मिली। जब इसके पिता ने मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई थी तब वो लड़की नहीं मिली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा इस लड़की के साथ, इसकी हत्या किसने की होगी? आज की कहानी से हम आपको यही बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था उस दिन जिस दिन इस लड़की की हत्या हुई थी। और हत्या जिसने की थी उसका नाम जब सामने आएगा तो आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से। और आगरा जिले का ही एक थाना लगता है, थाना मलपुरा। और मलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, विनायक कॉलोनी। और इस विनायक कॉलोनी के अंदर ही एक रिटायर्ड दरोगा रहते हैं जिनका नाम है रणवीर यादव। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 30 नवंबर 2025 की दोपहर की। 30 नवंबर 2025 को रिटायर्ड दरोगा रणवीर यादव मलपुरा थाने में जाते हैं और वहां पे जाके अपनी बेटी अंशु यादव, जिसकी उम्र 33 साल है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। वो कहते हैं कि साहब, कल शाम को ही मेरी बेटी घर से अचानक से चली गई है, वो किसी को कुछ भी नहीं बता के गई। आखिर वो गई तो गई कहाँ? उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है और हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो लड़की मिली नहीं है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अंशु यादव जो है डीएलएड कर चुकी थी और वो जो है सरकारी शिक्षिका बनना चाहती थी, इसकी तैयारी कर रही थी। और रणवीर यादव के टोटल 5 बच्चे हैं जिसमें 3 बेटी और 2 बेटे हैं। 3 बेटी और 1 बेटा उनके साथ रहता है। जो बड़ा वाला बेटा है उसकी शादी हो गई है, वो उनसे अलग रहता है। अब पूरी जानकारी देने के बाद रणवीर यादव क्या करते हैं, वो अपने घर आ जाते हैं। 1-2 बार जाते भी हैं थाने पूछने के लिए कि बेटी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बाद ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। और जब वो थाने नहीं जाते तो पुलिस वाले भी इतने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करते, थोड़ी सी नॉर्मल जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद वो भी ये सोचते हैं कि शायद किसी के साथ भाग गई हो या अपनी मर्जी से कहीं रूठ के चली गई हो। इसके अलावा वो ज़्यादा जाँच पड़ताल करते नहीं हैं। पुलिस वाले भी शांत हो जाते हैं, कोई भी उस लड़की को नहीं ढूंढ रहा होता। लेकिन अचानक से ही एक शख्स सामने आता है जिसका नाम होता है अनुराग यादव। अनुराग यादव जो है कोर्ट में एक याचिका दायर करता है। वो कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है अंशु यादव, जो कि 33 साल की है, वो अचानक से ही गायब हो गई है। मैं उसके घर पे गया, हर जगह पूछी, लेकिन उसके बारे में कोई भी जांच पड़ताल नहीं मिली। अब साहब, जो वो है जज साहब से कहता है कि साहब, आप मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे भी ढूंढवाइए, उसके परिवार वालों ने शायद उसे गायब कर दिया है, क्या कर दिया है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब कोर्ट तुरंत ही पुलिस के ऊपर दबाव डालती है और उनसे कहती है कि ये जो लड़की है अंशु यादव, इसको ढूंढ के लाओ कैसे भी। अब पुलिस वाले अनुराग यादव के पास जाते हैं और उससे पूरी बात पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। इसके बाद अनुराग यादव जो है पुलिस वालों को एक वीडियो दिखाता है। वो वीडियो जो है अनुराग यादव की गर्लफ्रेंड ने अनुराग यादव को दिया था, 24 अक्टूबर को सेंड किया था व्हाट्सएप पे। और उसमें अनुराग, जो अंशु यादव है उसकी गर्लफ्रेंड, वो कहती है कि मेरी जान को खतरा है। मैंने अपने परिवार वालों को सुना है कि पहले लड़के को मारेंगे, उसके बाद में लड़की को मारेंगे। हो सकता है कि वो तुम्हें मार डालें, इसीलिए तुम सतर्क रहो और मैं अपने घर पे सतर्क हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे मार डालें। अब जैसे ही अनुराग यादव ये वाली बात पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी दोस्ती कब से है, ये लड़की कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तब जाके अनुराग यादव पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। दरअसल
अंशु यादव जो है इसकी दूर की रिश्तेदार है। ये जो अनुराग यादव है ये जो है फिरोजाबाद के जसराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है आपसी, वहां का रहने वाला है। और जो लड़की का बाप है रणवीर यादव वो भी वहीं का रहने वाला था। इस रिश्ते से अनुराग यादव लड़की का बाप का नाती लगता था, गांव के रिश्ते से नाती लगता था। अब रिश्तेदारी थी तो ये लोग जो शादी विवाह जो भी समारोह होते थे उनमें जाते थे। वहीं पे लगभग 5 साल पहले अनुराग यादव और अंशु यादव की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये डेली रोजाना फोन पे बातें किया करते थे और प्रेम प्रसंग आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए अनुराग यादव एक बार अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, आप एक बार इसके घर वालों से बात करके देखो, अगर शादी हो जाए तो। अनुराग यादव की माँ इस लड़की के घर पे जाती है, इसके परिवार वालों से बात करती है। तो शुरुआत में तो जो लड़की के परिवार वाले हैं वो हाँ कर देते हैं, ठीक है साहब हम शादी कर देंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो अपने घर परिवार में बात करते हैं तो घर परिवार के लोग बोलते हैं कि अनुराग यादव जो है हमारे रिश्ते में लगता है और रिश्तेदार की बेटी से कैसे शादी करा सकते हैं, एक तरह से तो ये दोनों भाई बहन हुए। इसीलिए जो अंशु की माँ है अनुराग की माँ से कहती है कि हम आपके बेटे से शादी नहीं करा सकते क्योंकि ये दूर के रिश्ते में हमारी बेटी का भाई लगता है। इसलिए सही ये रहेगा कि आप अपने बेटे से कहें कि हमारी बेटी से दूर रहे और हम अपनी बेटी को समझाते हैं। इसके बाद अनुराग यादव के परिवार वाले अनुराग यादव को समझाते हैं और अंशु के परिवार वाले अंशु को समझाते हैं और इनसे कहते हैं कि आगे से मिलने की जरूरत नहीं है, ना ही फोन पे बात करने की जरूरत है। लेकिन अनुराग और अंशु जो है आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए छुप छुप के फोन पे बात भी किया करते थे और मिला जुला भी करते थे। इसके बारे में इसके परिवार वालों को पता चल जाती है, लड़की के परिवार वालों को। तो वो कहते हैं उस लड़की से साफ कि आज के बाद तुम अनुराग यादव से कभी भी फोन पे बात नहीं करोगी, ना ही मिलोगी। इसीलिए लड़की को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। 24 अक्टूबर 2025 को क्या होता है, 24 अक्टूबर 2025 को लड़की अपनी शादी की डेट फाइनल कर देती है कि हम 30 तारीख को शादी करेंगे अनुराग यादव से। ये सोशल मीडिया पे डाल देती है। उसके परिवार वालों को ये वाली बात बहुत बुरी लगती है कि लड़की ने परिवार वालों से बिना पूछे ये वाली बात सोशल मीडिया पे कैसे डाली कि वो अनुराग यादव से शादी करेगी। इसीलिए लड़की के परिवार के लोग जो हैं उसके पास जाते हैं। लड़की का बाप रणवीर यादव भी उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसी वीडियो क्यों बनाई। इसके बाद में उनके घर में कहासुनी भी होती है। और इसके अगले दिन क्या होता है दोस्तों, जब उसके घर में कहासुनी होती है तब लड़की के परिवार वाले कहते हैं कि पहले तो उस लड़के को मारेंगे, उसके बाद इस लड़की को मारेंगे। इनको बताते हैं कि क्या होगा। ये वाली बात अंशु यादव ने यानी कि उस लड़की ने सुन ली थी। वो इसीलिए एक वीडियो बनाती है, अनुराग यादव के पास भेजती है। उसमें कहती है कि मेरे परिवार वाले तुम्हें मारना चाहते हैं, हो सकता है कि वो मुझे भी मार दें। इसमें मेरे माई मामा फूफा भी शामिल हैं, बुआ फूफा भी शामिल हैं, मेरे भाई भी शामिल हैं और ये लोग हम दोनों को मारना चाहते हैं। ये वाली वीडियो जो है वो अनुराग यादव के पास भेज देती है। मैं अंशु यादव, मेरा नाम अंशु यादव है। मैं अनुराग से प्यार करती हूँ और मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं। मैं शादी करना चाहती हूँ और मुझे मानना चाहते हैं। मैं ना, मेरा बड़ा भाई गौरव और मेरी मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन और हमारे गांव का राम नरेश है, ये मिले हुए हैं। ये कहते हैं पहले लड़की को मत मारो, लड़के को मारो, इसलिए नहीं तो वो जेल करा देगा। अब अनुराग यादव के पास 24 अक्टूबर 2025 को ये वीडियो पहुंच गई थी। इसके अगले दिन 25 अक्टूबर को अनुराग यादव उस लड़की को फ़ोन करता है तो फ़ोन लगता नहीं है, स्विच ऑफ हो जाता है। बड़ा परेशान होता है। सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा। इसीलिए अनुराग यादव क्या करता है, वो जो है उसके परिवार के लोगों से संपर्क साधता है। लड़की की बहन को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि अंशु से बात कराओ। तो लड़की की बहन कहती है कि मेरे को नहीं मालूम, तुम उसी से बात करो, मुझसे बात मत करो। लड़की की बुआ से फ़ोन करता है। सब लोग उससे बात करने से साफ इनकार कर देते हैं। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं। अनुराग यादव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, नज़दीकी थाने में जाता है और रिपोर्ट लिखा देता है कि इन्होंने अपनी बेटी को घर में कैदी कर बंदी बना के रखा हुआ है और वो लड़की मुझसे प्यार करती है। पुलिस वाले अंशु यादव के बाप से बात करते हैं जो कि रिटायर्ड दरोगा है। उससे पूछते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है। तो जो लड़की का बाप है वो कहता है कि लड़की बिल्कुल ठीक है, वो अपने मामा के घर पे गई हुई है और हमें इस लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करानी, ये लड़का ज़बरदस्ती हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब जैसे ही ये वाली बात आती है तो पुलिस वाले जो है लड़की के बाप का पक्ष सुनते हैं क्योंकि वो भी पहले एक पुलिस वाला था। अब लड़के को वहाँ से भगा दिया जाता है। अब ये लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हुआ तो क्या हुआ, अब
कुछ दिनों बाद जब पुलिस वालों ने फ़ोन किया था लड़की के बाप को, इसीलिए लड़की के परिवार वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो अनुराग के घर पे जाते हैं, लड़ाई करते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि आगे से मेरी बेटी के बारे में बात मत करना। मैंने अपनी बेटी को शांत कर दिया है, वो ना तो अब तुमसे कभी फ़ोन पे बात करेगी और ना ही तुमसे मिलना चाहती है। अब अनुराग बहुत ज़्यादा परेशान। अब वो क्या करता है, जो लड़की के घर के पास लोकल थाना है, थाना मलपुरा, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाना चाहता है। अब जैसे ही वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाना चाहता था तब जाके उसे पता चलता है कि इस लड़की के परिवार वालों ने 30 नवंबर 2025 को ही इस लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई है। अब जैसे ही अनुराग को ये वाली बात पता चलती है तो अनुराग चौंक जाता है और वो सोचने लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। इसीलिए अनुराग थाने से वापस आ जाता है। वो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाता, वो पुलिस वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि पुलिस वाले उसे वापस कर देंगे पहले की तरह। इसीलिए वो क्या करता है, वो जाता है कोर्ट और कोर्ट में जाके याचिका दायर कर देता है। और जैसे ही कोर्ट में याचिका दायर होती है तो कोर्ट पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर बनाती है कि इस लड़की को कैसे न कैसे ढूंढ के लाओ। इसके बाद पुलिस वाले सीधे जाते हैं रणवीर यादव के पास, जो कि लड़की का बाप है। उससे पूछताछ होती है कि बताओ तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो वो हड़बड़ा जाता है। ये रिटायर्ड था, 62-65 साल तक की इसकी उम्र थी। अब इससे जितनी बार पूछते अलग अलग जवाब दे रहा था। पुलिस वालों को रणवीर यादव के ऊपर हो जाता है शक। फिर उस लड़की का छोटा भाई, उसको पकड़ा जाता है, उससे पूछी जाती है। वो लड़का भी उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। इसके बाद पुलिस वाले उस लड़की के भाई के साथ सख्ती बरतते हैं और जब सख्ती बरती जाती है उसके बाद ये लड़का जो है अपना गुनाह कबूल कर लेता है और फिर एक और कहानी सामने आती है। अब दोस्तों, इस कहानी में क्या हुआ था वो आप सुनिए। इस कहानी में ये हुआ था कि जब इस लड़की ने सोशल मीडिया पे ये वीडियो डाल दी थी कि हम 30 तारीख को शादी करेंगे अनुराग यादव से, तो ये वीडियो जो है लड़की के परिवार वालों के पास भी पहुंच गई थी। इसके बाद जो लड़की का पिता है रणवीर यादव, वो क्या करता है, लड़की के साथ मारपीट करता है तो कहता है कि मैं तुझे भी मार डालूंगा, उस लड़के को भी मार डालूंगा। तो ये लड़की कहती है कि हाँ मुझे मार डालो, लेकिन मैं जीऊंगी और मरूंगी तो सिर्फ अनुराग यादव के साथ। अब लड़की मानती नहीं है, उसके साथ शाम को मार पिटाई भी होती है। अब अगला दिन आता है 25 अक्टूबर 2025। 25 अक्टूबर 2025 को ये लड़की यही कहती है कि आप चाहे मुझे मार डालो, मैं जीऊंगी या मरूंगी सिर्फ अनुराग यादव के साथ ही जीऊंगी, मैं उसके सिवा किसी के साथ नहीं जीऊंगी, भले ही आप मुझे मार डालो। अब बार बार वो लड़की यही बात कह रही थी कि आप इससे अच्छा तो मुझे मार डालो, मैं जीऊंगी तो सिर्फ अनुराग के साथ जीऊंगी। और ये वाली बात लड़की के बाप या रणवीर यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए रणवीर यादव क्या करता है, उस लड़की के गले में जो दुपट्टा होता है उसी से उसके गले को कस देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और तब तक खींचता है जब तक कि वो लड़की मर ना जाए। लड़की झटपटाती है, अपने छोटे भाई को आवाज़ लगाती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी चीख उसके मुंह से ज़्यादा आगे नहीं निकल पाती। उसका छोटा भाई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता। इसके बाद उस लड़की के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, लड़की का झटपटाना बंद हो जाता है और लड़की मर जाती है। और जब लड़की मर जाती है इसके बाद उसके बाप रणवीर यादव को होश आता है कि उसने क्या कर दिया, उसकी बेटी तो मर गई। अब घर में लगभग 2-3 घंटे तक लाश पड़ी रहती है और इसके बाद वो सोचता है कि इस लाश का करें तो करें क्या। इसीलिए वो क्या करता है, 25 अक्टूबर को ही अपने साले सतीश, जो कि जसवंत नगर में रहता है, उसको फ़ोन करता है और उससे कहता है कि ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी को मैंने हत्या कर दी है, अब इसकी लाश का क्या करूं। इसीलिए सतीश उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, इस लड़की को लेके आ जाओ हमारे पास। इटावा के जसवंत नगर में रहता था वो। अब ये लोग क्या करते हैं, लड़की की लाश को डालते हैं डिग्गी में। रणवीर सिंह, उसकी पत्नी और उसका बेटा, ये तीनों लोग क्या करते हैं, इटावा चले जाते हैं जसवंत नगर। वहाँ पे सतीश कहता है कि इस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए हमें बाड़पुरा जाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, झाड़ियाँ हैं। वहाँ पे ये लोग जाते हैं और अंशु यादव की लाश को उठा के झाड़ियों में फेंक देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लड़की का बाप पुलिस वाला था, उसे पता था कि कब एफआईआर दर्ज करानी है। इसीलिए वो क्या करता है, आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी के मालिकों से संपर्क साधता है। उनसे पूछता है कि आपके सीसीटीवी कैमरे में कितने दिन की फुटेज रहती है। किसी के में 10 दिन की थी, किसी की में 15 दिन की थी, किसी की में 20 दिन की थी। इसीलिए लड़की का बाप रणवीर यादव, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस वाला है, वो इंतज़ार करता है और 1 महीने तक इंतजार करने के बाद वो क्या करता है
30 नवंबर 2025 को थाने जाता है। थाने में जाके FIR मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरी बेटी गायब हो गई है, ताकि जितने भी CCTV कैमरे हैं उनमें से फुटेज इरेज हो जाए। लेकिन ये लड़का बीच में कूद गया था। उसने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका दायर करने की वजह से लड़की के बाप, भाई, परिवार के लोगों से पूछताछ हुई, तब जाके ये हत्या की बात सामने आई। फिर जाके 14 दिसंबर 2025 को ये लोग बाड़पुरा जाते हैं और वहाँ पे जाके यमुना नदी के किनारे जंगल झाड़ियाँ होती हैं। लड़की का बाप बताता है कि मैंने यहाँ पे लाश डाली है। पुलिस वाले उस लाश को ढूंढने के लिए वहाँ पे जाते हैं और जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे मिलता है उन्हें एक कंकाल, जिसने कि वही कपड़े पहने हुए थे जिस कपड़े में उस लड़की ने वीडियो बना के अनुराग यादव को भेजी थी कि मेरी परिवार वाले मुझे भी मार सकते हैं और तुम्हें भी मार सकते हैं। और लड़की का कंकाल निकाला जाता है। कपड़ों से पुष्टि हो जाती है कि लड़की यही है। इसके बाद अनुराग यादव की याचिका की वजह से लड़की का बाप, भाई, मामा और फूफा वगैरह जो लोग थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो लड़की की मामी है और उसकी माँ है किरण और सुधा, ये दोनों अभी गायब हैं और इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है फिलहाल तो। और जो लड़की का जो कंकाल मिला है उसका DNA अभी टेस्ट होने वाला है, ताकि ये पता चल सके, ये कंफर्म हो सके कि ये वही लड़की है अंशु यादव जो कि अनुराग से प्यार करती थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। अब अनुराग यादव ने याचिका दायर की, जिसकी वजह से लड़की की लाश मिल गई और इसके बाप रणवीर यादव ने जो है अपनी बेटी की हत्या कर दी। अब जरा उस रणवीर यादव से पूछिए, आपने अपनी बेटी की हत्या तो कर दी, दिमाग भी चला लिया, अब उससे फ़ायदा किसे हुआ? किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लड़की मर गई, तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे और बेटा भी जेल में जाएगा, साला भी जेल में जाएगा, सब लोग जेल में जाएंगे। इससे फ़ायदा कैसे हुआ? किसी को नहीं। इससे अच्छा तो अपनी बेटी से पहले बैठ के बात करता, समझाता। अगर नहीं समझ रही थी तो क्या है भैया, कर दे शादी, उससे रिश्ता ख़त्म कर देता। हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? हत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो अपनी बेटी से, अगर उसकी बेटी नहीं मान रही थी तो कहता भैया अनुराग, ये रही लड़की, मैं आज से संबंध खत्म कर दे रहा हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आगे से जो भी होगा ये खुद झेलेगी। इससे अच्छा ये करके उसे फ्री कर देता, तू भी जिंदगी मजे की काटता, बेटी भी जिंदगी मजे की काटती और जो होता ऊपर वाला देखता। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।